पश्चिमी सभ्यता में पीड़ा और आपदाओं की कमी नहीं रही है। यहाँ पर बीमारी, अत्यधिक आबादी और आतंकवाद रहा है। अनानास पर पिज्जा रहा है और वे लोग रहे हैं जो अनानास पर पिज्जा होने के बारे में शिकायत करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो बुरी चीजों से ज्यादा अच्छी चीजें हुई हैं। हर किसी को एक फलती फूलती सभ्यता चाहिए, है ना? ठीक है, हर किसी को नहीं चाहिए। पेश है बीहड़ में रहने वाली कुछ ऐसी जनजातियाँ जिससे आपको ये विश्वास हो जाएगा कि आपको उनके ऊपर से कभी भी उड़ान नहीं भरना चाहिए। रेडिट पर पोस्ट की गई इस चौंका देने वाली तस्वीर को देखिए। पोस्ट करने वाले के अनुसार इस विमान ने अमेज़न के एक हिस्से पर नीची उड़ान भरी और आदिवासी योद्धाओं द्वारा इस पर हमला कर दिया गया। लंबे समय से मानव विज्ञानी अमेज़न जंगलों की गहराई में रहने वाली कई जनजातियों के अस्तित्व के बारे में जानते हैं। इनमें से कई जातियों का बाहरी दुनिया से कभी संपर्क नहीं रहा। जिन लोगों ने इन तीरों को शूट किया है, जाहिर है कि वे सभ्यता नहीं चाहते हैं, या शायद उन्होंने इसे स्वर्ग से उतरा हुआ एक एलियन का अंतरिक्षयान समझा जिससे उन्हें खतरा हो सकता था। तो यदि आप अमेज़न पर उड़ते हैं तो इस बात की कितनी संभावना है कि 300 फिल्म के दृश्य की तरह आप पर तीरों की बौछार करके खदेड़ दिया जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद प्लेन की उस तस्वीर पर वापस आ जाऊंगा, लेकिन अभी के लिए बात करते हैं उन अनजानी जातियों की जिनसे अमेज़न के ऊपर उड़ान भरते हुए आपका सामना हो सकता है, और जो लोग ऐसी कोशिश पहले कर चुके हैं उनके साथ क्या सलूक हुआ था। पहला ऐसा उदाहरण 2008 का है, जब कई एंथ्रोपोलॉजिस्ट एनवीरा क्षेत्र में गए थे, जो ब्राजील और पेरू की बीच सीमा पर वर्षावन का एक हिस्सा है। फोटो में कैद हुए ये पुरुष योद्धा लगते हैं जो विमान में बैठे यात्रियों को धमकाते हुए दिखाई देते हैं। वे सिर से लेकर पांव तक स्कारलेट रंग में रंगे हुए हैं। महिलाएं काले रंग में रंगी हुई दिखाई देती हैं। इस तरह की वन उड़ानों में पाया गया है कि आदिवासी लोग पत्तों से बड़े बड़े आश्रयों का निर्माण करते हैं। ऐसा दिखता है कि वे बगीचे भी बनाते हैं, और पुरुषों द्वारा उपयोग किए जाने वाले विशाल धनुष से पता चलता है कि वे माहिर शिकारी होते हैं। हम इन लोगों के बारे में बहुत अधिक तो नहीं जानते हैं। मानव विज्ञानी कई कारणों से उनके साथ सीधे संपर्क नहीं बनाते हैं। ब्राजील की नेटिव जनजातियों के विशेषज्ञ जोस कार्लोस डी रोस मीरेल्स जूनियर कहते हैं, हमने उनके घरों को दिखाने के लिए उनके ऊपर से उड़ान भरी, ये दिखाने के लिए कि वे वहां वास्तव में मौजूद हैं, ये दिखाने के लिए कि उनका अस्तित्व है। वो कहते हैं कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस बात से इनकार करते हैं कि इस तरह के आदिवासी वास्तव में मौजूद हैं, और सोचते हैं कि ये तस्वीरें नकली हैं। पिछले अभियानों में कंधे में तीर लगने के बावजूद उन्होंने उनके अस्तित्व को साबित करने के लिए वहाँ कई उड़ानें भरी। इसको झुटलाने वालों में कई बड़ी कंपनियों के सदस्य हैं जो आदिवासियों की जमीन को उद्योग के लिए हथियाना चाहते हैं, और धार्मिक संगठन है जो आदिवासियों की पारंपरिक जीवन शैली को समाप्त करना चाहते हैं, और कुछ संरक्षणवादी उनको इसलिए निकालना चाहते हैं ताकि वहाँ के मूल पौधों और जानवरों को संरक्षित कर सकें। जोस कार्लोस और अन्य विशेषज्ञ इन जनजातीय लोगों के अस्तित्व को साबित करने में जुटे हुए हैं, केवल इसलिए कि कोई भी उनसे संपर्क करने का प्रयास ना करे। बाहरी संपर्क से उनका पर्यावरण नष्ट होने की संभावना तो है ही, उन्हें कुछ ऐसी बीमारियां भी लग सकती हैं जो सभ्यता के कटे रहने के कारण उनमें प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न नहीं कर पाई है, और जिनके संक्रमण से उनका खात्मा हो सकता है। हमें लगता है कि ग्रह की एक एक इंच जमीन के बारे में हमें पता है और उसका नक्शा बनाया गया है, इसलिए ये चौंकाने वाली बात लगती है कि अभी भी ऐसे विशाल हिस्से हैं जो सभ्यता से अछूते हैं। और एक अन्य जनजाति यानोमामी है जो वेनेजुएला सीमा के पार ब्राजील की ओर रहते हैं। 2016 से कैप्चर की गई तस्वीरों में वे ऊपर हवा में एक फोटोग्राफर को देखकर आश्चर्यचकित लग रहे हैं। तस्वीरों में जो दिख रहा है वो एक विशिष्ट यानोमामी यानो है, जो कई परिवारों के लिए एक बड़ा सांप्रदायिक घर है। यानो के प्रत्येक चौकोर खंड में विभिन्न परिवार रहते हैं, जहाँ वे झूला लटकाते हैं और आग लगा कर रखते हैं और खाना भी स्टोर करते हैं। अन्य जनजातियों की तरह ये भी अति हिंसक हैं, और इनके पुरुष अक्सर संसाधनों के लिए पड़ोसी जनजातियों से युद्ध में मारे जाते हैं। स्कॉटलैंड के आकार के एक क्षेत्र में रहने वाले इन आदिवासियों के लगभग 22,000 लोग हैं, जिनमें से कम 3 समूह ऐसे हैं जो कभी बाहरी लोगों के संपर्क में आए ही नहीं हैं। वास्तव में ऐसा अनुमान है कि दुनिया भर में ऐसे 100 से अधिक आदिवासी समूह हैं जिनसे बाहरी दुनिया ने कभी संपर्क नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं है कि वे खोए हुए या अनदेखे हैं या पूरी तरह से अलग थलग हैं। वे शायद अपने पड़ोसी कबीलों को जानते होंगे, वे बाहरी दुनिया के बारे में भी जानते होंगे, लेकिन इसके साथ उनका कोई लेना देना नहीं है। उनके पूर्वजों को अतीत के उपनिवेशवादियों से सामना होने का अनुभव था, और इसलिए वे उनके वंशजों से बचकर रहते हैं। इनमें से सभी पाषाण युग जैसा जीवन नहीं जीते। ये धातु के औजारों और बंदूकों का उपयोग भी कर सकते हैं, और ये पश्चिमी फसलों की खेती भी कर सकते हैं। ये लोग ज्यादातर दक्षिण अमेरिका के घने जंगलों में रहते हैं। हालांकि न्यू गिनी, भारत और अफ्रीका की कुछ अनछुई जनजातियां हैं। इन लोगों से संपर्क करने के प्रयास में अक्सर त्रासदियां हो जाती हैं। समय समय पर या तो बेवकूफाना या नेक इरादों वाले लोगों ने अलग अलग कारणों से इनसे मिलने की कोशिश की है। वे जिज्ञासा में, लालच में, धर्म के प्रचार के लिए या प्रसिद्धि पाने की इच्छा लेकर इनके करीब गए, या फिर अकस्मात ही इनकी दुनिया में पहुंच गए। एक और अनछुई जनजाति से संपर्क करने का प्रयास किया गया था, जिसका अंत भयावह हुआ था। ये है भारत के पास बंगाल की खाड़ी में उत्तर सेंटिनल द्वीप पर रहने वाले सेंटिनलीज आदिवासी। 2006 में 2 भारतीय मछुआरे अवैध रूप से केकड़े पकड़ते हुए उस द्वीप के उथले पानी तक पहुँच गए। उन्होंने
उन्होंने वहाँ से गुजरते दूसरे मछुआरों की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और सेंटिनेलीन योद्धाओं के चंगुल में फंस गए। नतीजतन उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। उनकी लाशों को बांस के डंडों पर बांधकर समुद्र की ओर मुंह करके लटका दिया गया ताकि ये दूसरों के लिए चेतावनी बन जाए। फिर नवंबर 2018 में जॉन चाउ नाम के एक युवा ईसाई मिशनरी ने अवैध रूप से द्वीप के जल क्षेत्र में प्रवेश किया। वो द्वीप में घुसने में कामयाब रहा और आदिवासियों को उपहार दिए, लेकिन सेंटिनेलीज चौकन्ने हो गए और एक लड़के ने धातु की नोक वाला तीर चलाकर चाउ के हाथ में पकड़ी हुई बाइबल को भेज दिया। ये देखकर चाउ वापस समुद्र की ओर भागे, लेकिन वापस जाकर उन्होंने उनके साथ आए मछुआरों को उन्हें वहीं छोड़कर वापस चले जाने को कह दिया। बाद में उन्हीं मछुआरों ने देखा कि चाउ की लाश को समुद्र तट पर घसीटा जा रहा था। इन कहानियों से साबित होता है कि आगंतुकों को बिल्कुल सावधान रहना चाहिए यदि वे ऐसे आदिवासियों से मिलने जा रहे हैं जिनकी बाहरी दुनिया की सभ्यता से कोई संपर्क नहीं है और जिन्हें प्रचलित संस्कृति का कोई ज्ञान नहीं है। 1956 में संयुक्त राज्य अमेरिका के 5 इवेंजिकल ईसाइयों ने हुआ ओरानी लोगों में ईसाई धर्म लाने के लिए अमेज़न वर्षावनों की गहराई में यात्रा की। इक्वाडोर के यासुनी नेशनल पार्क के भीतर इन आदिवासियों से पहले कभी संपर्क नहीं किया गया था। सितंबर 1955 में उन मिशनरियों ने हुआ ओरानी लोगों के लिए विमान से भेंट की चीजें गिराना शुरू की और उन्होंने उपहार वापस दे दिए। वे 5 लोग थे, जिम इलियट, पीटर फ्लेमिंग, एड मैककली, नेट सेंट और रॉजर यूरियन। उन्होंने हुआ ओरानी बस्ती से कुछ किलोमीटर की दूरी पर अपना कैंप लगा दिया। हुआ ओरानी ने उन पर भालों से हमला किया और उन सभी को मौत के घाट उतार दिया। बाद में एक खोजी दल को नदी के किनारे उन लोगों के शव मिले। हुआ ओरानी अपने इलाके की जी जान से रक्षा करते हैं और जो भी उनके क्षेत्र में घुसने का प्रयास करता है उस पर वो हमला कर देते हैं, फिर वे चाहे दूसरे हुआ ओरानी ही क्यों ना हो। अन्य जनजातियों की तरह वे अपने कबीले के लोगों जिनमें उनके रिश्तेदार हैं और बाहर वालों में गहरा अंतर रखते हैं, इसलिए आपको कभी उनके क्षेत्र में घुसपैठ नहीं करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने उन रबर प्लांटेशन मजदूरों और खोजकर्ताओं को भी मार डाला था जो कुछ ज्यादा करीब आ गए थे। लेकिन दुनिया में सभी अनछुई जनजातियां इतनी हिंसक नहीं हैं। एक अन्य आगंतुक बेनेडिक्ट एलन जो एक खोजकर्ता थे, सीधे योफो नामक नरभक्षी आदिवासियों के कबीले पर उतरे। उन्हें 2017 में पापुआ न्यू गिनी के सेंट्रल हाईलैंड में हवाई जहाज से कुदा दिया गया था। वो पहली बार उनसे 30 साल पहले मिले थे जब वे 26 साल के थे और अकेले ही वो इलाका घूमने निकल पड़े थे। उस समय वे बाहरी दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने येफो से संपर्क किया था। उन्होंने उसे एक बड़ी ही जालिम प्रक्रिया से जांच करने के बाद स्वीकार कर लिया। एलन का कहना है कि इस प्रक्रिया में पीटा जाना, जबरदस्ती खिलाया जाना, बांस के ब्लेड से पिटाई करना और 2 बोतल खून निकालना शामिल है। 2017 में उन्हें फिर से देखने की कोशिश करने पर एलन लापता हो गए। मुश्किल और बढ़ गई क्योंकि वे अपने साथ ना तो सेल फोन ना ही जीपीएस लेकर गए थे। लेकिन सौभाग्य से वो लापता होने के 5 दिन बाद मध्य पापुआ न्यू गिनी में एक दूरस्थ हवाई पट्टी पर दिखाई दिए। उन्हें मलेरिया डेंगू बुखार हो गया था और 2 प्रतिद्वंदी आदिवासी समूहों में युद्ध छिड़ जाने के कारण उनके निकलने का रास्ता बंद हो गया था। इससे यही समझ आता है कि आदिवासी तो हिंसक होते ही हैं, लेकिन कुदरत भी धोखा दे सकती है। और यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि स्वदेशी जनजातियां हमेशा घुसपैठियों पर हमला करती हैं, लेकिन इसका विपरीत ही अक्सर सच होता है। 2017 में ब्राजील में अमेज़न वर्षावन में सोने की खोज करने वालों का सामना एक आदिवासी समूह से हुआ। ब्राजील के फेडरल प्रोसिक्यूटर्स के अनुसार इन सोना ढूंढने वालों ने 10 आदिवासियों को मार डाला जब वे नदी किनारे अंडे इकट्ठे कर रहे थे। इन हत्याओं के बाद उन लोगों ने एक बार में जाकर मौज की, जहां उन्होंने इस अपराध के बारे में अपना शौर्य बघारा और आदिवासियों का नक्काशी किया हुआ एक चप्पू भी सबको दिखाया। अभियोजकों ने कहा कि ये इस तरह का पहला मामला नहीं है। ये अनुमान लगाया जाता है कि 2017 में 50 अमेज़न आदिवासी मारे गए थे और उसके 1 साल पहले 60। मगर इन मामलों की जांच मुश्किल है क्योंकि कथित अपराध स्थलों का इलाका बहुत ही जटिल है। आदिवासी गवाहों से संपर्क करना खतरनाक है और कई शक्तिशाली कंपनियों के व्यवहारिक हित भी बीच में आ जाते हैं। खदान मजदूरों का कहना है कि उनको मजबूरन हत्याएं करनी पड़ी क्योंकि उनको डर था कि यदि वे नहीं मारते तो आदिवासियों द्वारा खुद ही मारे जाते। और ये समझना मुश्किल नहीं है कि आदिवासी लोग खदान कर्मचारियों से नफरत क्यों करते हैं, क्योंकि वे अपने साथ मलेरिया जैसी बीमारियां लाते हैं और जिस पारे को वे सोने को चमकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उससे आदिवासियों के भोजन और पानी के स्रोत प्रदूषित हो जाते हैं, जिससे उनको गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो जाती हैं। इससे तो ये बात पुख्ता होती है कि ऐसी दुर्लभ जनजातियां जो विलुप्ति की कगार पर हैं, उनके लिए खतरा और ज्यादा बढ़ रहा है। दुर्भाग्यवश इन अनछुई प्रजातियों की आबादी इतनी कम है कि फिलहाल इस घटना ने एक दूरस्थ जातीय समूह के एक बड़े हिस्से को खत्म कर दिया होगा। इन सब बातों को देखते हुए सेंटिनेलीज, हुओरोनी और दूसरी जनजातियों का बाहरी दुनिया के लोगों से दूरी बनाए रखने का फैसला स्वाभाविक है, खासकर जब हम इन आदिवासियों के साथ पूर्व में हुई घटनाओं को देखें। जब 18वीं और 19वीं शताब्दी में ब्रिटिशों ने ऑस्ट्रेलिया का उपनिवेशीकरण किया तो हजारों अबोरिजिन आदिवासी मारे गए थे, लाखों को खदेड़ दिया गया और समेटकर रिजर्व क्षेत्र में रहने के लिए मजबूर कर दिया गया, जबकि लाखों दूसरे आदिवासी यूरोपीय बीमारियों से मर गए। अमेरिका और अफ्रीका दोनों ही जगह स्वदेशी आदिवासियों के साथ ऐसा ही बर्ताव हुआ था। उनकी मातृभूमि
भूमि पर तथाकथित सभ्य नस्लों ने आक्रमण करके कब्जा कर लिया था। 13 सितंबर 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दुनिया भर में स्वदेशी लोगों के खिलाफ जारी हिंसा के जवाब में स्वदेशी लोगों के अधिकारों की घोषणा करके घोषणा पत्र अपनाया। इसके बावजूद स्वदेशी लोग जब भी अपने अधिकार पाने के लिए आवाज उठाते हैं, उन्हें राजनीतिक और वाणिज्यिक विरोध का सामना करना पड़ता है। उम्मीद है कि हम सभी उनके अधिकारों का सम्मान करें और उन्हें अकेला छोड़ दें। अब शुरू में दिखाई गई विमान की तस्वीर पर वापस आते हैं। क्या विमान को वास्तव में इनमें से एक जनजाति द्वारा तीरों से निशाना बनाया गया था? इसे ध्यान से देखें। क्या तीर वास्तव में इस तरह एक विमान के नीचे छेद करके घुस सकते हैं? वे काफी लंबे हैं और विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ अमेजोनियन जनजाति के लोग लंबे धनुषों का उपयोग करते हैं, जिनसे वे 6 फीट लंबे तीर चला सकते हैं। ये तीर निश्चित रूप से दिखते भी ऐसे ही हैं, जैसे वे 6 फीट लंबे हों। मध्यकालीन युद्धों में स्टील की नोक वाले तीर धातु के कवच को छेद दिया करते थे। अब ज्यादातर प्लेन एल्यूमिनियम से बनते हैं और एल्यूमिनियम स्टील की तुलना में नरम होता है और कुछ जनजातियां स्टील की नोक वाले तीर इस्तेमाल करती हैं। तो एक आदिवासी योद्धा द्वारा चलाया गया तीर सैद्धांतिक रूप से एक विमान को भेद सकता है, लेकिन क्या ऐसा तीर किसी उड़ते विमान तक पहुंच सकता है? हल्के विमान आमतौर पर सुरक्षा कारणों से जमीन से 152 मीटर या 500 फीट से नीचे नहीं उड़ते हैं, खासकर जब वहाँ लंबे पेड़ हों, जैसा कि अमेज़न में है। ये इन कबीलों के लोगों द्वारा छोड़े गए तीरों की पहुँच से कम है, इसलिए अगर वे विमान तक पहुँच भी गए होंगे तो संभवतः विमान को भेदने के लिए उनमें पर्याप्त शक्ति नहीं बची होगी। हालांकि ये भी हो सकता है कि आदिवासियों की करीब से तस्वीरें लेने के लिए विमान सुरक्षा सीमा से नीचे उड़ान भर रहा हो और कोई तीर विमान में घुस गया हो। लेकिन ये बात फिर भी समझना मुश्किल है कि आखिर इतने सारे तीरों ने एक साथ इसे कैसे भेद दिया। तीरों की संख्या को देखते हुए यही अनुमान लगाया जा सकता है कि 200 से भी अधिक योद्धाओं ने एक साथ बिल्कुल उसी क्षण तीरों की बौछार की जब यह हवाई जहाज एक पल के लिए उनके ठीक ऊपर से उड़ा और लगभग सभी तीर निशाने पर लगे। ये तो अविश्वसनीय तीरंदाजी हुई और खास बात ये कि कोई टूटे हुए तीर भी मौजूद नहीं है, क्योंकि टकराने के बाद आमतौर पर कुछ तीर टूट ही जाते हैं और बाकी तीरों में से कुछ विमान के रनवे पर उतरने पर निश्चित ही टूटते। इसलिए कुल मिलाकर ये घटना विश्वसनीय नहीं लगती है। तो हकीकत ये है कि ये प्लेन, जो कि एक पाइपर कोमांचे है, ब्यूनस आयर्स में एक कला प्रदर्शनी में रखा गया है। ये कलाकृति, जिसको लॉस कार्पेंटरोस नामक एक कलाकारों के समूह ने बनाया था और इसे एविडो नाम दिया गया है। कलाकारों के अनुसार ये आधुनिकीकरण का प्रतीक है। इसे देखकर कई लोग जनजातियों के मुद्दों को उठाने के लिए प्रेरित हुए, जो कि एक अच्छी बात है। सर्वाइवल जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, जो कि यूनाइटेड किंगडम में स्थित एक वॉलंटियर वकालत ग्रुप है, उसको उम्मीद होगी कि इस तरह की कलाकृतियां आदिवासी लोगों के मुद्दों पर चर्चा को बढ़ावा देंगी। सर्वाइवल उन पर हो रही हिंसा को रोकने और उन्हें अपना भाग्य स्वयं निर्धारित करने का अधिकार दिलवाने के लिए काम करती है। फिर भी यह तस्वीर कई भ्रांतियों को जन्म दे रही है। मसलन इसमें यह दावा किया गया है कि यह कलाकृति आदिवासियों के वास्तविक हमले के बाद उभरी है। यदि आप इस तस्वीर को ऐसी भ्रामक जानकारी के साथ कहीं ऑनलाइन देखते हैं तो आपको तुरंत सबको सूचित कर देना चाहिए कि ये असल में एक कलाकृति है, ना कि आदिवासियों के हमले से भेदा हुआ जहाज। ये बहुत से लोगों ने धारणा बना ली कि सभी आदिवासी अत्यधिक हिंसक होते हैं, तो खदान मजदूरों की तरह वे इनसे सामना होने पर इनको मार सकते हैं और हिंसा का चक्र अनावश्यक रूप से जारी रहेगा। कुछ लोग सर्वाइवल से पूछते हैं, क्यों हमें इन लोगों को सभ्य नहीं बनाना चाहिए ताकि वे भी मानव सभ्यता से मिलकर अच्छी चीजों का लाभ ले सकें। ठीक है, सबसे पहले सभी को नहीं लगता कि तरक्कीशुदा सभ्यता के सभी आयाम बहुत अच्छे हैं, जैसे कि स्मॉग, ट्रैफिक जाम और शोर। अगर पिज्जा पर अनानास को बर्दाश्त कर सकते हैं तो भी नहीं। लेकिन सर्वाइवल का जवाब है कि आदिवासी यदि सभ्य होना चाहते हैं तो वे खुद ही हो जाएंगे। ये उन्हें तय करना है, ना कि दूसरों को। इन सब से संदेश ये मिलता है कि यदि आपको एडवेंचर करना है तो कीजिए, लेकिन इन लोगों के जीवन को मत छेड़िए। हमारी अद्भुत दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए कई सम्मान पूर्वक और कम खतरनाक तरीके भी हैं। ये पृथ्वी सभी की है और हम सभी को अपनी इच्छा अनुसार जीने का अधिकार होना चाहिए। ये जनजातियां चाहती हैं कि हम इन्हें इनके हाल पर छोड़ दें, जिससे वे अपनी इच्छा अनुसार जीवन जिएं, और ये वाजिब भी है। दूसरा संदेश ये हो सकता है कि कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों पर धनुष से तीर मत चलाइए, केवल ये देखने के लिए कि आप उसे मार सकते हैं या नहीं। एविएशन अथॉरिटी इस तरह की बातों से नाराज होती है। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि हमें उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए, या फिर आपको यकीन है कि उनको आधुनिक समाज में सम्मिलित करने से हमारा फायदा होगा? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो दिलचस्प लगा तो आपको मेरा वो वीडियो भी पसंद आएगा जो मैंने एक अन्य अनछुई जनजाति उत्तरी सेंटिनलीज के बारे में बनाया है। उस वीडियो को देखने के लिए स्क्रीन पर अभी क्लिक करें और देखने के लिए शुक्रिया।